गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम लोहिया, गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बेलम श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बीएड सेकेंड ईयर चाइल्ड स्कूल एंड सोसाइटी, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह हमारा यूनिट से है बालिका विद्यालय बनाम सह शिक्षा विद्यालय। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पूर्व हम जो बालिकाएं हैं विद्यालय में असहजता का अनुभव क्यों करती हैं, उसके कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बालिका विद्यालय में असहजता का अनुभव क्यों करती है, इसके कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर इसके पश्चात जो आज का हमारा टॉपिक है बालिका विद्यालय बनाम सह शिक्षा विद्यालय, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि शिक्षा जो कि बालक और बालिका दोनों के लिए ही अनिवार्य है, शिक्षा से ही व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है तथा वह सही गलत में भेद करना सीख जाता है। शिक्षा ही मनुष्य का तीसरा नेत्र कहा गया है। शिक्षा प्रदान करना बालकों के लिए जितना आवश्यक है उतना ही बालिकाओं के लिए भी शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है। बालक और बालिका में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए और बालकों के समान बालिका शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक अभिभावक का कर्तव्य है कि वह अपने बालकों के साथ साथ अपनी बालिकाओं को भी शिक्षा ग्रहण करवाए ताकि बालिका पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सके। लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण जो बालिकाएं हैं विद्यालय में जब जाती हैं तो वह अपने आप को असहज अनुभव करने लगती है। इसके कुछ कारण बताए गए हैं। बालिका के विद्यालय में असहज अनुभव करने के लिए पहला कारण है विद्यालयों में छात्राओं के लिए अलग से शौचालयों की व्यवस्था न होना। अक्सर देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर जो विद्यालय में शौचालय बने होते हैं वह बालक और बालिकाओं के लिए एक ही होता है। इस कारण जो बालिकाएं हैं ऐसी स्थिति में स्वयं को असहज अनुभव करती है। जरूरी है कि विद्यालयों में छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालयों की व्यवस्था हो, जिससे कि जो छात्राएं हैं स्वयं को असहज अनुभव न कर पाए। दूसरा है विद्यालय में महिला अध्यापिकाओं का अभाव। विद्यालय में अक्सर कई बार देखने को मिलता है कि वहां पर पुरुष वर्ग की नियुक्ति देखी जाती है। तो जिन विद्यालयों में अध्यापिकाओं का अभाव होता है ऐसे विद्यालयों में जो बालिकाएं हैं स्वयं को असहज अनुभव करती है, क्योंकि कुछ व्यक्तिगत समस्याएं ऐसी होती हैं जो कि छात्राएं अपने अध्यापक को नहीं बता पाती। तो ऐसी स्थिति में जो बालिकाएं हैं फिर उन्हें कक्षा में बैठने पर वह अपने आप को असहज अनुभव करने लगती है कि वह अपनी व्यक्तिगत समस्या की जानकारी किसे प्रदान करे। अतः विद्यालय में महिला अध्यापिकाओं का जो भाव जो है इसके कारण भी बालिकाएं अपने आप को विद्यालय में असहज अनुभव करती है। तो जरूरी है कि विद्यालयों में पुरुष अध्यापकों की नियुक्ति के साथ साथ महिला अध्यापकों की नियुक्ति भी की जाए। महिलाओं की नियुक्ति होने पर जो बालिकाएं हैं निसंकोच होकर विद्यालय में आ सकती हैं और अपनी व्यक्तिगत समस्याएं जो है महिला अध्यापकों को रख सकती हैं, जिससे कि उनका समाधान किया जा सके। इसके अलावा बालिका के मासिक धर्म की समस्या भी जो है वो भी बालिका को कक्ष में असहजता का अनुभव करवाती है। तो बालिका के मासिक धर्म की समस्या के कारण भी जो अधिकतर बालिकाएं हैं वह विद्यालय में असहज का अनुभव करती हैं। कई बार विद्यालयों में अध्यापिकाओं का अभाव होता है, तो ऐसी स्थिति में उनकी समस्या जो बालिकाओं की और अधिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट है घर से विद्यालय की दूरी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार विद्यालय में घर
में कई बार अभिभावक जो है अपनी बालिकाओं को स्कूल में छोड़ने के लिए नहीं जा पाते। ऐसी परिस्थितियों में जब बालिका स्वयं अकेले ही विद्यालय जाती है तो उसे हमेशा एक डर सा बना रहता है कि कहीं रास्ते में कोई शरारती तत्व के लड़के न मिल जाएं जो किससे की छेड़छाड़ की घटना हो सकती है। तो विद्यालय की घर से दूरी भी जो बालिका को असहजता का अनुभव करवाती है। नेक्स्ट है परिवहन की सुविधा का अभाव। जिन विद्यालयों में परिवहन की सुविधा का अभाव होता है तो ऐसी परिस्थितियों में बालिका को पैदल ही चलकर विद्यालय आना पड़ता है और विद्यालय की दूरी जो है घर से अधिक होने पर रास्ते में उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस कारण उनमें छात्राओं में एक डर सा लगा रहता है कि कहीं रास्ते में कोई ऐसी घटना घटित न हो जाए। नेक्स्ट है कक्षा कक्ष में कुछ छात्रों का शरारती होना। कक्षा कक्ष में जो है अलग अलग योग्यता बुद्धि स्तर के बालिकाएं शिक्षा प्राप्त करते हैं। कुछ छात्र उधर शरारती होते हैं जो कि बालिकाओं से छेड़छाड़ जैसी घटनाएं करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बालिकाएं हैं स्वयं को असहजता का अनुभव करती है और वह विद्यालय में जाना नहीं चाहती। इसके अलावा परिवार की निम्न आर्थिक स्थिति के कारण भी जो बालिका है विद्यालय में असहजता का अनुभव करती है। परिवार की आर्थिक दशा जब सही नहीं होती तो जो बालिका की जो स्कूल की फीस है अभिभावक द्वारा जब समय पर नहीं दी जाती तो बालिका को कई तरह की बातें स्कूल में प्राचार्य महोदय के द्वारा सुननी पड़ती हैं या फिर निम्न आर्थिक स्थिति के कारण अभिभावक अपने बच्चों को पुस्तकें यूनिफॉर्म आदि सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पाते। तो ऐसी स्थिति में भी बालिका को डर लगा रहता है कि पुस्तकों के अभाव में कहीं अध्यापकों के द्वारा उसे डांटा न जाए। यूनिफॉर्म अगर नहीं पहनी होगी तो कहीं विद्यालय में प्राचार्य महोदय के द्वारा उसे बाहर न निकाल दिया जाए। तो घर की निम्न आर्थिक स्थिति के कारण भी बालिकाएं जो है विद्यालय में स्वयं को असहज अनुभव करने लग जाती है। तो ऐसे और भी कई कारण हैं जिसके कारण जो बालिका है विद्यालय में स्वयं को असहज अनुभव करती है। तो आवश्यकता इस बात की है कि बालिकाओं की समस्या का समाधान किया जाए, विद्यालय की दूरी घर से कम हो तथा विद्यालयों में महिला अध्यापकों की नियुक्ति प्रदान की जाए। इसके अलावा स्कूल के अंदर छात्र छात्राओं दोनों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था हो। स्कूल के प्राचार्य महोदय और प्रबंधक महोदय के द्वारा जो है परिवहन की सुविधा भी छात्राओं के लिए उपलब्ध करवाई जाए। इसके अलावा बालिकाओं के साथ समानता का व्यवहार स्कूल के प्राचार्य महोदय प्रबंधक के द्वारा किया जाए तथा छात्रवृत्ति की सुविधा जो है बालिकाओं को प्रदान की जाए। इससे जो बालिकाएं हैं वह स्वयं शिक्षा के प्रति रुचि दिखाने लगेगी, स्कूल में प्रवेश लेकर आगे बढ़ पाएगी। तो ये था बालिका के विद्यालय में असहजता अनुभव करने के कारण। और अब हमारा जो टॉपिक है वह है बालिका विद्यालय बनाम सह शिक्षा विद्यालय। तो बालिका विद्यालयों में जो बालिकाएं हैं बालकों से पृथक अध्ययन करती है। इन विद्यालयों में बालकों को प्रवेश नहीं दिया जाता। परिणाम स्वरूप उन्हें लिंगीय असमानता का अनुभव नहीं होता है और इन विद्यालयों में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित ज्ञान की संरचना को व्यापक रूप से ग्रहण करती हैं। विद्यालय द्वारा सामाजिक आकांक्षाओं एवं ज्ञान को विकसित किया जाता है, इसलिए विद्यालय को समाज का पूरक समझा गया है। बालिका विद्यालयों में बालिका के लिए ज्ञान की संरचना में उन सभी पक्षों को समाहित किया जाता है जो कि उन्हें सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होता है। ज्ञान की संरचना का जो क्षेत्र है वह भी व्यापक है, परंतु सह शिक्षा विद्यालयों में इन जेंडर संबंधी असमानता का प्रदर्शन होता है
अर्थात जहाँ बालक बालिकाएं एक साथ शिक्षा ग्रहण करती हैं, इनमें जेंडर संबंधी असमानता को जो है प्रदर्शित की जाती है, साथ बालक बालिकाओं में भेदभाव किया जाता है। इसका वर्णन कुछ इस प्रकार से है। नंबर 1 है बालिका विद्यालय बनाम सह शिक्षा विद्यालय। इसमें असमानता की स्थिति प्रदर्शित की गई है। इसमें पहला है शैक्षिक ज्ञान में जेंडर की अवधारणा। नेक्स्ट है जीवन कौशल में जेंडर की अवधारणा। तीसरा है आध्यात्मिक ज्ञान की संरचना में जेंडर की अवधारणा। नेक्स्ट है सामाजिक ज्ञान में जेंडर की अवधारणा। 5 नंबर धार्मिक ज्ञान में जेंडर की अवधारणा। इसके अलावा कर्तव्य संबंधी ज्ञान में जेंडर की अवधारणा, सांस्कृतिक ज्ञान में जेंडर संबंधी अवधारणा, अधिकार संबंधी ज्ञान में जेंडर की अवधारणा, अनुशासनात्मक ज्ञान में जेंडर संबंधी अवधारणा और व्यावसायिक व व्यवहारिक ज्ञान में जेंडर संबंधी अवधारणा। इसके अंतर्गत बालिका शिक्षा बनाम सह शिक्षा विद्यालय के अंतर्गत जो असमानता प्रदर्शित की जाती है, इसके बारे में विस्तृत पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले है शैक्षिक ज्ञान में जेंडर संबंधी अवधारणा। तो शैक्षिक ज्ञान में जेंडर संबंधी अवधारणा व्यापक रूप से देखी जाती है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नृत्य संबंधी जो कार्यक्रम है वह छात्राओं के लिए होते हैं। गृह विज्ञान जो विषय है वह भी छात्राओं को ही पढ़ने के लिए दिया जाता है एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में भी कला एवं संगीत को भी छात्राओं से ही जोड़ने का प्रयत्न किया जाता है। तो इस प्रकार शैक्षिक ज्ञान में जेंडर संबंधी असमानता देखने को मिलती है, जैसा कि नृत्य संगीत का आयोजन पाठ्यक्रम सहगामियों में अलग से भूमिका छात्राओं को निभानी पड़ती है। इस आधार पर छात्र छात्राओं में असमानता प्रदर्शित की जाती है। नंबर 2 पर है जीवन कौशल में जेंडर संबंधी असमानता। तो विद्यालय व्यवस्था में जीवन संबंधी कौशल में कुछ कौशल जो है छात्राओं के लिए निश्चित किए जाते हैं, जो कि गृह विज्ञान से संबंधित होते हैं। उसमें गृह सज्जा, गृह की देखभाल, भोजन निर्माण की कला आदि को सम्मिलित किया जाता है, जबकि छात्र वर्ग के लिए नेतृत्व कौशल, निर्णय कौशल, शारीरिक कौशलों का चयन ही किया जाता है। नेक्स्ट है आध्यात्मिक ज्ञान की संरचना में जेंडर संबंधी अवधारणा। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी पुरुष और स्त्री के मध्य असमानता देखी जाती है। प्राचीन काल में यज्ञ एवं हवन जो है पुरुष वर्ग के द्वारा ही संपन्न किए जाते थे, स्त्री वर्ग के द्वारा मात्र इनका अनुकरण किया जाता था। इस प्रकार की स्थिति प्राय आज भी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट है सामाजिक ज्ञान में जेंडर संबंधी अवधारणा। तो सामाजिक ज्ञान की संरचना में भी पुरुष की प्रधानता को स्वीकार जैसे किया गया है। पुत्र को वंश चालक कहा गया है, उसे ही पितृ ऋण से मुक्ति पाने का जो है साधन बताया गया है। पितृगणों के श्राद्ध अधिकार जो है वह भी पुत्र को अधिकार दिया गया है, जबकि पुत्री को यह अधिकार नहीं मिलता। इस प्रकार की जो स्थिति है अनेक रीति रिवाजों और परंपराओं के संचालन में भी देखने को प्राय मिलती है। तो इस प्रकार जो सामाजिक ज्ञान में भी जेंडर संबंधी असमानता की स्थिति पाई जाती है। इसके अंतर्गत जो है पुत्र को ही पिता के लिए मोक्ष का साधन माना गया है तथा पिता को अग्नि देने का जो अधिकार है पुत्र को ही प्राप्त है, पुत्री को नहीं। नेक्स्ट है धार्मिक ज्ञान में जेंडर संबंधी अवधारणा। तो धार्मिक ज्ञान में पति का स्थान सर्वोच्च होता है। पत्नी द्वारा उसकी आज्ञा का पालन करना ही धर्म माना गया है। इस प्रकार की स्थिति जो है धार्मिक अवस्था में देखी जाती है। धर्म के क्षेत्र में जो व्यास गद्दी पर स्त्रियों को अनुमति नहीं दी जाती। यज्ञों में भी स्त्रियों की भूमिका पुरुष के
बाद ही होती है। इस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में भी पुरुषों का ही वर्चस्व बना हुआ है। स्त्रियों को इनके अधीन मानकर कार्य करने को कहा गया है। नेक्स्ट है कर्तव्य संबंधी ज्ञान में जेंडर संबंधी अवधारणा। तो इसके अंतर्गत भी असमानता की स्थिति पाई जाती है। घर परिवार एवं विद्यालयों में बालिका को प्रारंभ से ही कर्तव्य पाठ पढ़ाया जाता है, जबकि बालकों को यह ज्ञान नहीं दिया जाता। बालिका द्वारा कर्तव्य का उल्लंघन करने पर अनुशासनहीनता माना जाता है, जबकि बालकों द्वारा यह कार्य जब किया जाता है तो इसे सामान्य रूप से देखा जाता है। तो इस प्रकार कर्तव्य संबंधी ज्ञान में भी छात्र छात्राओं में, बालक बालिकाओं में असमानता की स्थिति देखने को मिलती है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक ज्ञान में जेंडर संबंधी अवधारणा। सांस्कृतिक ज्ञान में भी स्त्री को पुरुषों की तुलना में निम्न मान लिया गया है। राय दरबार में स्त्रियों का नृत्य करना, उनको मनोरंजन का साधन समझना नारी के प्रति घोर अपमान है। इस प्रकार सांस्कृतिक क्षेत्र में स्त्री को पुरुष के अधीन ही समझा गया है तथा एक मनोरंजन की साधन ही स्त्री को माना गया है। तो इस प्रकार सांस्कृतिक ज्ञान में भी जेंडर संबंधी असमानता को प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट है अधिकार संबंधी ज्ञान में जेंडर की अवधारणा। तो अधिकारों की संरचना में के क्षेत्र में भी स्त्री पुरुष दोनों को ही समान अधिकार दिए गए हैं, परंतु वास्तव में इसका जो प्रयोग है पुरुष वर्ग के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि स्त्रियां अधिकारों के प्रति या तो सजग नहीं होती या फिर वो अपने अधिकारों का प्रयोग करने का साहस दिखा नहीं पाती है। इस प्रकार अधिकार संबंधी ज्ञान में भी जो है पुरुष जो वर्ग है अपने अधिकारों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से करता है और स्त्री वर्ग के द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग करने के समय जो स्त्री है स्वयं को असहज अनुभव करने लग जाती है। नेक्स्ट है अनुशासनात्मक ज्ञान में जेंडर संबंधी अवधारणा। तो इसके अंतर्गत भी स्त्री पुरुष में भेदभाव किया जाता है, जैसे कि बालिकाओं के लिए विद्यालय में शारीरिक दंड का प्रावधान नहीं रहता, जबकि छात्रों के लिए दंड के रूप में शारीरिक करवाए जाते हैं। तो इस प्रकार अनुशासन ज्ञान के संबंध में भी बालक बालिकाओं में असमानता प्रदर्शित की जाती है। लास्ट है व्यवसायिक और व्यवहारिक ज्ञान में जेंडर संबंधी अवधारणा। तो इसके आधार पर भी समाज में असमानता की स्थिति देखी गई है। व्यवसायिक स्तर पर सिलाई बुनाई कढ़ाई संबंधी जो व्यवसायिक ज्ञान है वह छात्राओं को ही प्रदान किया जाता है, जबकि प्रशासनिक, सेना, पुलिस आदि व्यवसायों में छात्रों को जाने की सलाह दी जाती है। तो इस प्रकार व्यवहारिक जीवन में भी जो छात्राएं हैं अधिक समय तक घर से बाहर नहीं रह सकती, उसे सिर झुकाकर चलना चाहिए, दुपट्टा लेना चाहिए, जबकि छात्रों के लिए इस प्रकार कोई नियम लागू नहीं किए जाते। तो कह सकते हैं कि सह शिक्षा में जेंडर विभेद की स्थिति जो है देखने को मिलती है। इस प्रक्रिया में स्त्री वर्ग के प्रति शोषण की ही भावना ज़्यादा दिखाई पड़ती है, जबकि बालिका विद्यालयों में उन्हें रुचि के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार बालिका विद्यालय बनाम सह शिक्षा विद्यालय, सह शिक्षा विद्यालयों में बालक बालिकाओं में असमानता की स्थिति देखने को मिलती है। तो इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक है यही समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।